तो हम लोग कल एक रिलेशनशिप पढ़ रहे थे मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में। तो रिलेशनशिप जो है वो इस फॉर्मूले से नज़र आ रही है, एम आर इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई। अब ये जो रिलेशनशिप है ए आर, एम आर और प्राइस इलास्टिसिटी के बीच में, तो हमने देखा इस फॉर्मूले से यहाँ नज़र आ रही है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सादा क्वेश्चन होता है, बिल्कुल सिंपल, जिसमें आपको ई की वैल्यू दे देंगे और फिर पूछेंगे कि भाई एम आर की क्या वैल्यू होगी। तो ये तो इन्होंने यहीं पे समझा दिया, देखो कि जहाँ पर ई की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, तो यदि हम उसे फॉर्मूले में पुट करें तो एम आर की वैल्यू आएगी 0, और यदि ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एम आर की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और यदि ई की वैल्यू 1 से कम है तो एम आर की वैल्यू आएगी निगेटिव। तो एक तो ये सिंपल क्वेश्चन हो ही गया। और एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह का आता है, जो यहाँ पे दे रखा है, जो तुम्हारी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा फिलहाल। ये क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ना जम्बल्ड अप कर देते हैं और ABCD लिख देते हैं और पूछते हैं इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो जरा ढूंढ के बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सही आंसर हुआ C। तो इसे हमने यहाँ पे देखा ध्यान से, तब हमें पता चला। इसका मतलब बेसिकली तो हमें ये फॉर्मूला जो मेन वाला है ना वो याद रहना चाहिए, क्योंकि यदि वो याद है तो सब सही हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से रट लो, एम आर इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई, जहाँ एम आर मार्जिनल रेवेन्यू, ए आर एवरेज रेवेन्यू और ई है प्राइस इलास्टिसिटी। तो इस रिलेशनशिप को हमने पढ़ा है, इसे ही हम जरा डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इन अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड फॉलिंग डिमांड कर्व we know that coefficient of price elasticity at the middle of the point is equals to 1। याद करो जब हमने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था और हमने स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पर पॉइंट इलास्टिसिटी पढ़ी थी, तो हमने पूरी रेंज पढ़ी थी उसमें कि एक्स एक्सिस पर प्राइस इलास्टिसिटी होती है 0, एक्स एक्सिस से लेकर जो मिड पॉइंट है उस तक होती है लेस देन 1, मिड पॉइंट पे इक्वल्स टू 1, मिड पॉइंट से लेके वाई एक्सिस तक ग्रेटर देन 1 और वाई एक्सिस पर 0, वो सॉरी इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड यदि हम डिमांड कर्व को देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मिडिल पॉइंट पे इक्वल टू 1 होती है। इट फॉलोज कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है इस कॉरस्पॉन्डिंग मिडिल पॉइंट पर जो डिमांड कर्व है या एआर कर्व है वो भी 0 होगी। ऑन द अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, और लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व जहां इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू वहां निगेटिव होगी। तो यदि हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये जो नीचे डायग्राम दिया है इससे पूरी तरह से मैच हो रहा है। यानी कि इन डायग्राम के आधार पर ये फॉर्मूला जनरेट हुआ, एम आर इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस वन बाई ई। तो ये फॉर्मूला याद रखना और कॉरस्पॉन्डिंग जो रिलेशनशिप्स हैं वो याद रखना। इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो यहां पर जब E इक्वल्स टू 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू 0 है, और यदि हम इस पे टोटल रेवेन्यू को भी ध्यान में देखें तो टोटल रेवेन्यू इस पॉइंट पर हाईएस्ट है। जब मार्जिनल रेवेन्यू फॉलिंग है पर पॉजिटिव है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग है पर डिमिनिशिंग रेट से। जब मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव हो गया तो टोटल रेवेन्यू डिमिनिशिंग हो गया, पर है अभी पॉजिटिव ही। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये हमें बेसिकली याद रखने हैं और वो फॉर्मूला याद रखना है। तो ये तीनों के बीच के रिलेशनशिप्स हो गए, ए आर, एम आर, टी आर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तो वे क्वेश्चन है जनरली जो डायरेक्ट आते हैं। उसके बाद अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रिंसिपल समझाए, इन्हें बिहेवियरल प्रिंसिपल्स कहा,
क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा इनके अनुसार ही काम करता है। तो क्या प्रिंसिपल है? पहला प्रिंसिपल समझाने से पहले आपको अपने आप को एक व्यापारी मानना पड़ेगा। और कोई भी व्यापारी जो होता है उसे दो तरह की कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। जब कोई व्यापारी व्यापार करता है तो जब वो व्यापार में शुरुआत में जैसे उसने लैंड बिल्डिंग परचेज कर ली, फर्नीचर फिक्सर लगवा दिया और कुछ और ऐसी कॉस्ट इनकर कर दी जो अब जा चुकी, उनका कुछ नहीं हो सकता। व्यापार में हम उन्हें संक कॉस्ट कहते हैं। जैसे 1 साल का रेंट तो जमा कर ही दिया या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 1 साल या 5 साल का कि इतना तो हम तुम्हें रेंट देंगे ही देंगे। तो ऐसी कॉस्ट जो कि अब लग चुकी या लगने के लिए हम बाउंड हो चुके, उससे तो हम बच ही नहीं सकते, उसे व्यापार की दृष्टि से हम बोलते हैं संक कॉस्ट। हिंदी में बोलते हैं डूबत लागत, यानी कि ये पैसा तो जा ही चुका, लग ही चुका। अब एक दूसरी तरह की कॉस्ट है जो आपको याद रखनी है, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं जो प्रोडक्शन करेंगे तो लगेगी, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगी। जैसे कि यदि आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, उसमें आपको रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा। यदि आपको प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल लगेगा, नहीं करना तो नहीं लगेगा। आपको वर्कर्स को वेजेस देनी पड़ेगी। आपको प्रोडक्शन कराना है तो आप वर्कर्स को लाओगे तो वेजेस देनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं देनी पड़ेगी। जैसे पावर फ्यूल, आप मशीनरी चलाओगे तो पावर फ्यूल लगेगी, नहीं चलाओगे तो नहीं लगेगी। तो ये कुछ कॉस्ट होती हैं जो वेरिएबल नेचर की होती हैं। आउटपुट निकालोगे तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर होंगी, आउटपुट नहीं निकालोगे तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होगी। तो मैं आपसे चलो एक सवाल पूछता हूं, यदि आप अपनी दुकान या फैक्ट्री पर बैठे हैं जिसमें 10 लाख रुपए तो आप लगा ही चुके हैं, वे तो लग ही चुके, इसके अलावा यदि आपको 1 यूनिट बनानी है आउटपुट की, तो उसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है 100 रुपये। तो मुझे बताओ कि आपको कम से कम वो यूनिट कितने रुपए की सेल करनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि यदि आपकी जो यूनिट है वो 100 रुपए की है तो आपको कम से कम 100 रुपए से तो ज़्यादा पे ही बेचनी चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि सपोज आप अपनी यूनिट बहुत हाई प्राइस पे बेचते हो, आप अपनी यूनिट बेचते हो 1100 रुपये पे। तो इन 1100 रुपये में से 100 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट के चले गए और आपके बच गए अब 1000 रुपये। तो यदि हम गौर से देखें तो 10 लाख रुपए भी तो रिकवर आपको इसी व्यापार से करने हैं। तो जिस दिन आपकी 1000 यूनिट बिक जाएंगी उस दिन आपके 10 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे और उसके ऊपर हर यूनिट बेचने से आपको 1000 रुपए का फायदा होना शुरू हो जाएगा 1000 यूनिट बिकने के बाद। है ना सच बात? लेकिन यदि मार्केट में प्राइस गिरते चले गए और आपकी ये जो यूनिट है अब पहले 1000 से 500 की हुई, 500 से आपने फिर और कम दाम कर दिए, फिर और कम दाम कर दिए, फिर तो ये यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि यदि दाम गिरते 100 रुपये तक आ गए तो फिर तो बेहतर है कि आप अपने व्यापार को बंद ही कर दो, क्योंकि 100 रुपये या उससे नीचे बनाकर बेचने पर आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो पहला जो सिद्धांत है व्यापार करने का वो यही कहता है, देखो प्रिंसिपल 1, फर्म को नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए बिल्कुल भी यदि उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मीट आउट नहीं हो रही है कि नहीं। तो ये लिखा है, ये तो कॉमन सेंस का मैटर है कि फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए केवल तब जब ऐसे केस में उसे कुछ फायदा हो रहा हो, मुनाफा हो रहा हो। It is a manner of common sense that firm should produce only if it will do better by producing than by not producing.
क्योंकि कई बार तो ना प्रोड्यूस करके, यदि आप प्रोड्यूस कर रहे हो और कुछ कमा रहे हो तो फायदा, पर लेकिन यदि आप ना प्रोड्यूस करके केवल जो आपकी संक कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट है जो इनकर हो चुकी, जिसका आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो आप लॉस से तो बच जाओगे। यदि आपका प्रोडक्ट अब 90 रुपये का ही बिक पा रहा है जबकि बनाने में 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है, तो ना बनाना बेहतर है, वरना हर एक यूनिट पर 10 रुपये और खामखा लॉस हो जाएंगे। तो इसीलिए देखो क्या लिखा है कि फर्म को प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए यदि उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मीट आउट नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस का मैटर है कि फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए केवल तब जब ना प्रोड्यूस करना बेहतर हो। ना प्रोड्यूस करना बेहतर है तो प्रोड्यूस मत करो, अदरवाइज प्रोड्यूस करो। फर्म के पास क्योंकि ना प्रोड्यूस करने का ऑप्शन तो हमेशा होता ही है। यदि फर्म की टोटल रेवेन्यू इतनी भी नहीं आ रही कि वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होए, तो बेहतर है फर्म को अपना बिजनेस शट डाउन कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कंपेटिटिव फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए यदि उसका प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे आ रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे आ रहा है। ये एक जुगातू क्वेश्चन बन के आता है। ऐसे केस में उसके लॉस कम होंगे क्योंकि जो उसकी टोटल कॉस्ट है वहां पर मात्र उसकी फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर आएगी और उसका ऑपरेटिंग लॉस फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उस कॉस्ट पे तो वैसे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो वैसे भी संक है, डूबत है, वो तो डूब चुकी, वो तो हो चुकी, वो तो होएगी, उससे हम बच नहीं सकते। पर वेरिएबल कॉस्ट को तो हम प्रोडक्शन रोक के बचा सकते हैं। तो इसीलिए यदि हम शटडाउन का डिसीजन लेते हैं तो ऐसे केस में हमारे लिए केवल और केवल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होगी, वेरिएबल कॉस्ट का लॉस से हम बच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसे ही हम शटडाउन प्राइस कहते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि शटडाउन प्राइस किसे कहते हैं? एवीसी, जो मिनिमम एवीसी है आपकी, उसे शटडाउन प्राइस कहते हैं, क्योंकि उस प्राइस के नीचे बेचने में तो नुकसान है कि पता चला बनाया भी और हर यूनिट पर लॉस भी झेला। फिक्स कॉस्ट का लॉस तो वैसे झेलना ही है, वेरिएबल कॉस्ट का भी खामखा झेल लिया। इस प्राइस के नीचे फर्म अपना प्रोडक्शन शॉर्ट रन में बंद कर देती है। और यदि हम व्यापार बंद कर रहे हैं टेम्परेरी, इसका मतलब ये नहीं हम बिजनेस में से बाहर चले गए, क्योंकि ऐसा हो सकता है फिलहाल रॉ मटेरियल महंगा हो, ऐसा हो सकता है फिलहाल लेबर की वेजेस ज्यादा हो, तो हम उसे पहले टेम्परेरीली बंद करते हैं ताकि हम थोड़ा वेट करके ये देख सकें कि क्या वेरिएबल कॉस्ट घट जाएंगी बाद में, और यदि बाद में वेरिएबल कॉस्ट घट जाएंगी तो फिलहाल मत बनाओ, बाद में बना लेना। यदि आपका प्राइस यानी कि एवरेज रेवेन्यू लेकिन एवीसी से ज़्यादा है पर एटीसी से कम है, वेरिएबल कॉस्ट से तो ज़्यादा है पर टोटल कॉस्ट से कम है, तो फर्म कर लेगी कवर अपनी वेरिएबल कॉस्ट कुछ, हालांकि फिक्स कॉस्ट सारी एकदम से तो रिकवर नहीं हो पाएगी, वो तो धीरे धीरे लंबे समय में जाके रिकवर होगी। यदि प्राइस आपका मिनिमम एटीसी के बराबर है तो फर्म अपने फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर करेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर करेगी और अर्न करेगी नॉर्मल प्रॉफिट। उसे हम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। इसका कॉन्सेप्ट जो है अभी आएगा आपका अगले से अगले चैप्टर में। यदि प्राइस एटीसी से ज़्यादा है तो फर्म न केवल करेगी कवर अपनी फुल कॉस्ट, बल्कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाएगी। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, ये अगले से अगले चैप्टर में आएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तो इसीलिए केवल हमारे लिए समझना इतना ज़रूरी है कि यदि आपकी जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है तो प्रोडक्शन चालू रखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर या उससे नीचे यदि आपका मार्केट प्राइस है गुड्स का, तो ऐसे केस में टेम्परेरीली तो आपको प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। यही व्यापार करने का प्रथम सिद्धांत है। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है क्वांटिटी, एक है मार्जिनल रेवेन्यू, एक है मार्जिनल कॉस्ट, एक है प्रॉफिट और एक है टोटल प्रॉफिट। ओके, अब देखो हमें पता है कि हर एक यूनिट बिकने पर प्राइस के बराबर पैसे आएंगे।
तो यदि गुड्स के प्राइस 100 रुपये हैं तो जब मैं पहली यूनिट बेचूंगा तो 100 रुपये आएंगे, दूसरी यूनिट बेचूंगा तो भी 100 ही रुपये आएंगे, तीसरी बेचूंगा तो भी 100 रुपये, 9वीं पे भी 100 रुपये और 10वीं पे भी 100 रुपये। तो हर एक यूनिट पर आने वाली रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। तो मार्जिनल रेवेन्यू हर एक यूनिट पर प्राइस के बराबर आएगी। कोई शक? नो सर। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है हर अगली यूनिट को बनाने में आने वाली कॉस्ट। जब मैं एक अगली यूनिट बनाऊंगा तो उसमें आने वाली एक्स्ट्रा कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। और क्योंकि हमने कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ रखा है, हमें ये बात पता है कि मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरती है और फिर बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। याद है ये बात? तो जरा इस टेबल को देख के बताओ, इस टेबल पे यदि हम गौर करें कि जब मैंने पहली यूनिट बनाई और बेची तो 100 रुपये आए, पर पहली यूनिट बनाने में मेरी जो कॉस्ट थी वो 110 रुपये थी। फिर मैंने अगली यूनिट बनाई और बेची तो मार्जिनल कॉस्ट गिरी, इस बार मार्जिनल कॉस्ट 110 नहीं 100 थी। फिर तीसरी यूनिट बनाई और बेची तो बेचने पे तो 100 रुपये आई, पर मार्जिनल कॉस्ट 90 आई। इस तरह से मैं यूनिट बनाता गया, बेचता गया, बनाता गया, बेचता गया। तो इस टेबल को देखकर मुझे ज़रा ये बताओ कि मुझे कहाँ तक प्रोडक्शन करना चाहिए, या कोई भी रेशनल प्रोड्यूसर कहाँ तक प्रोडक्शन करेगा? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है कि कोई भी रेशनल प्रोड्यूसर 9th यूनिट तक प्रोडक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि 9th यूनिट पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। यहाँ हमने देखा कि शुरुआत में हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट गिरेगी, तो इसलिए हमने प्रोडक्शन चालू रखा। फिर मार्जिनल कॉस्ट जो है उसने बढ़ना शुरू कर दिया। मार्जिनल कॉस्ट पहले तो घटी 100 से 110 से 100 से 90 से 80 से 60 से 50, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई। और जब वो बढ़ना शुरू हुई तो 70 से 90 से 100। तो हमें ये बात पता है कि 9th यूनिट के बाद तो वो बढ़ेगी और अगली यूनिट बनाने से हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो बेहतर है उससे पहले ही रुक जाओ। और इस पॉइंट पर हमारा जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमम है। यहाँ पर एक याद रखने वाली बात और है। यदि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मैक्सिमम प्रॉफिट गिविंग आउटपुट कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे? तो ये कहा जाता है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट गिविंग आउटपुट है वो है जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। MR इक्वल्स टू MC। ये कहा जाता है जो मैक्सिमम प्रॉफिट गिविंग आउटपुट है वो है जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। MR इक्वल्स टू MC। अच्छा, दूसरा सवाल, मैक्सिमम रेट ऑफ प्रॉफिट किस आउटपुट पर है? मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट 6th यूनिट पर है, क्योंकि यहां पर एक यूनिट बेचने पर 50 रुपये मिल रहे हैं प्रॉफिट। तो इसीलिए क्वेश्चन जो पूछने वाला है इस बात पर ध्यान देना कि वो क्या बोल रहा है। कई बार वो पूछता है मैक्सिमम रेट ऑफ प्रॉफिट किस आउटपुट पर है, और कई बार वो पूछता है मैक्सिमम प्रॉफिट किस आउटपुट पर है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो यहाँ 9th आउटपुट पर है जहाँ MR इक्वल्स टू MC है, और मैक्सिमम रेट ऑफ प्रॉफिट वहां पर है जहां मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है। तो ये भी तो एक सिद्धांत हुआ व्यापार करने का। व्यापार करने का सिद्धांत हुआ कि भैया तब तक बनाते रहो जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की जितनी न हो जाए। तो प्रोडक्शन कब तक करना है? जब तक MR इक्वल्स टू MC न हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि MR इक्वल्स टू MC तो शुरू में ही होगी थी। यस सर। लेकिन इसीलिए ताकि प्रॉफिट नहीं था। हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, ये कहते हैं कि MR इक्वल्स टू MC और जो MC कर्व है वो राइजिंग हो।
उस जगह पर आके रुकना है जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है और एमसी कर्व एमआर के नीचे से आ रही है, यानी कि जो एमसी कर्व वो राइजिंग है ना कि फॉलिंग है। तो यदि हम पहली वाली इमेज को ध्यान से देखें तो यहां हम देख रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू तो कांस्टेंट है, जैसे कि 100 रुपये, तो फिर वो हर आउटपुट पर 100 रुपये हो गई, चाहे वो आउटपुट कोई सा भी हो, Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, Q4 हो, Qn हो, मार्जिनल रेवेन्यू तो हर अगली यूनिट बेचने पर 100 रुपये आनी है। हालांकि मार्जिनल कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट याद करो शुरुआत में 110 है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरती है और फिर बढ़ती है कि नहीं? यस सर। तो आप इस बात पे गौर करो कि हमें ये बात पता है कि डायग्राम इस नेचर का बनेगा जो हमें नज़र आ रहा है, जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, जैसे 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। मार्जिनल कॉस्ट हालांकि पहले डिक्लाइन होगी और फिर इंक्रीज होगी, जैसे हमने देखा 110 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 90 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये, 50 60 रुपये, 50 रुपये, फिर बढ़कर 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये और उससे भी ज़्यादा। तो यदि यहाँ पर हम गौर करें तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इसी डायग्राम को यदि हम फर्दर थोड़ा सा और देखें, सेकंड डायग्राम पे आ जाओ, तो इस डायग्राम में यदि हम सेकंड डायग्राम को देखें तो तुम देखो 3 पॉइंट बना रखे हैं। एक तो ए पॉइंट बना रखा है जो इस बात को शो कर रहा है कि क्वांटिटी 1 है, एक सी पॉइंट शो कर रहा है बीच में जहां मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है, और एक बी पॉइंट शो कर रहा है क्वांटिटी 2 आउटपुट पर। तो मुझे बताओ यदि आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप कौन से पॉइंट के आउटपुट तक प्रोडक्शन चालू रखोगे? सर Q2 तक, सेकेंड क्वांटिटी तक। आउटपुट चालू रखना है सेकेंड क्वांटिटी Q2 तक। हमें MR इक्वल्स टू MC देखो दो जगह मिल रहा है, A पर भी और B पर भी, पर A पे हमें रुक थोड़ा ही जाना है तो MR और MC वहां पे भी बराबर, A पे भी, और MR और MC B पर भी बराबर है। तो यदि हमसे कोई पूछे कि जी हमें कहाँ तक प्रोडक्शन करना चाहिए, तो जैसे हमने टेबल में देखा था कि जी हमें प्रोडक्शन करना चाहिए जहाँ MR इक्वल्स टू MC हो जाए, और लेकिन फिर हमने गौर किया कि भैया MR इक्वल्स टू MC तो हमारा 9th आउटपुट पर भी हो रहा था जहाँ हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम था, और MR इक्वल्स टू MC तो हमारे सेकेंड आउटपुट पर भी हो रहा था जहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट ही 0 हो गया था। तो यहाँ पे यदि हम गौर करें तो MR इक्वल्स टू MC कह देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि MR इक्वल्स टू MC A पर भी और MR इक्वल्स टू MC B पर भी है। तो जो पूरा कहना होगा हमें ये कहना होगा कि ना केवल MR इक्वल्स टू MC हो, MR MC के बराबर तो हो ही, बल्कि जो MC कर्व है वो नीचे की ओर से कट करता हुआ भी MR को आ रहा हो, तब जाकर कंडीशन पूरी समझ में आएगी। क्योंकि यहां पर भी है तो ए पॉइंट पर MR इक्वल्स टू MC, लेकिन यहां पर MC जो है वो MR को ऊपर की ओर से कट करते आ रहा है, जबकि हमें तो क्या देखना है, जो नीचे की ओर से कट करते हुए आ रहा हो। तो इसीलिए जो दूसरा प्रिंसिपल है व्यापार करने का वो ये है कि भैया तब तक प्रोडक्शन करते रहो जब तक MC MR के बराबर ना हो जाए और MC जो है वो नीचे की ओर से MR को कट करती आ रही हो। इसे हम ये भी कह सकते हैं जहां पर MC का जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो, क्योंकि वो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो MC का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो स्पेसिफिकली हमें प्रोडक्शन में याद रखनी है। ये दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, यदि आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे हो तो आपको व्यापार बंद कर देना चाहिए, चाहे टेम्परेली सही। और दूसरी, यदि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू से कम है तो प्रोडक्शन चालू रखो। जिस पॉइंट पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाए उसके बाद प्रोडक्शन मत करो, अदरवाइज हर यूनिट बनाने पर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो सेकंड प्रिंसिपल है, देखो इसी को हम रीड कर लेते हैं। जो हमने इतनी सारी बातें समझी वो यहाँ पर बताई गई हैं। सेकंड प्रिंसिपल कहता है फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग आउटपुट टू द लेवल वेयर
मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। पर मुझे बताओ मात्र इतना लिख देना सफिशिएंट होगा? मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट। MC curve should be rising. हाँ, एमसी कर्व शुड बी राइजिंग, ये एडिशनल पॉइंट होना भी जरूरी है, वरना तो कोई पता चला कंफ्यूजन में 2 यूनिट बनाई और आगे कहने लगी जी लॉस करवा दिया मेरा। तो यहाँ पे लिखा है दूसरे शब्दों में कहें तो इट विल पे द फर्म टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट सो लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि फर्म के अंदर प्रोत्साहन रहता है आउटपुट बढ़ाते रहने का जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से अधिक है। एडिशनल यूनिट में क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा ऐड होगी कॉस्ट के मुकाबले, लेकिन इक्वालिटी ऑफ पॉइंट जब आ जाएगा तो उस पॉइंट पर जाकर प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। जैसे हमारे उदाहरण में 9th पॉइंट पर प्रोडक्शन में जो प्रॉफिट था वो था मैक्सिमम। और फिर यहाँ ये भी याद रखनी है बात कि मैक्सिमम प्रॉफिट अलग वर्ड है और मैक्सिमम रेट ऑफ प्रॉफिट अलग वर्ड है। कई बार में पूछ लेते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ प्रॉफिट कहाँ पर होगा? भैया मैक्सिमम रेट ऑफ प्रॉफिट वहाँ होगा जहाँ मार्जिनल कॉस्ट सबसे कम होगी। अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस का जो चैप्टर है बहुत ही आसान है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस का मतलब होता है कि मार्केट में किन्हीं भी गुड्स के प्राइस कैसे फिक्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि इस प्राइस पर गुड्स बिकना चाहिए। ये जो शुरुआत की कहानी है इसमें इन्हें कोई खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि MCQ पेपर है, तो इसीलिए सीधे ही हम मुद्दे की बात पर आएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस को लेकर और बात समझेंगे। ज़्यादा रीडिंग इसमें ज़रूरत नहीं है, रीड बाद में करना चाहो तो कर लेना। एक बात पे गौर करते हैं और वो ये है कि हमें दोनों लॉज की नॉलेज है, लॉ ऑफ डिमांड की भी और लॉ ऑफ सप्लाई की भी। लॉ ऑफ डिमांड तो ये बात कहता है, लॉ ऑफ डिमांड तो ये बात कहता है कि जब जब प्राइस बढ़ेंगे तब तब क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। जैसा कि यहां टेबल से भी नजर आ रहा है कि जब प्राइस 1 से 2 से 3 से 4 से 5 हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड 60 से घट के 35 से घट के 20 से घट के 15 से घट के 10 रह गई। और लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है जब जब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ शेड्यूल में दिख रहा है कि जो प्राइस है जब 1 था तो सप्लाई 5 थी, 2 पे 35 हो गई, 3 पर 45, 4 पर 55 और 5 पर 65 हो गई। तो एक बात पे यदि हम गौर करें कि यदि मार्केट में प्राइस रहा कमोडिटी का 1 रुपया तो खरीदने वाले खड़े होंगे 60 और बेचने के लिए गुड्स होंगे मात्र 5। और मुझे बताओ यदि किसी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तो प्राइसेस कहाँ जाते हैं? बढ़ते हैं घटते हैं? सर घट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सर बढ़ जाते हैं। हाँ। सर बढ़ जाते हैं। यदि डिमांड ज़्यादा होती है चीज़ों की और सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। कोविड में लोगों ने देख लिया कि 300 रुपये की ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर 300 रुपये वाला 30-30 हज़ार में बिका क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। अच्छा, दूसरा पहलू, यदि कोई कमोडिटी ऐसी है जिसकी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, जैसे 3 रुपये पर सप्लाई तो है 45 क्वांटिटी पर लेने वाले 20 ही लोग खड़े हैं, तो यानी कि सप्लायर के पास गुड्स तो भरे पड़े हैं सेलर के पास पर खरीदने वाला ही नहीं आ रहा, तो सेलर को क्या करना पड़ता है? प्राइस डिक्रीज करने पड़ते हैं, प्राइस घटाने पड़ते हैं। इससे ये बात पता चलती है कि मार्केट में प्राइस वही रहेंगे जहां डिमांड और सप्लाई हो जाएंगी बराबर। यस तो यानी कि कौन से प्राइस होते हैं मार्केट में? मार्केट में वो प्राइस प्रीवेल कर रहे होते हैं जहां डिमांड और सप्लाई होती है इक्वल, न उससे नीचे न उससे ऊपर। प्राइस यदि 1 रुपया हुआ तो बढ़कर 2 रुपये हो जाएंगे, प्राइस यदि 3 रुपये हुआ तो घटकर 2 रुपये हो जाएंगे,
तो इसी वजह से मार्केट में प्राइस 2 रुपये प्रीवेल करेंगे इस शेड्यूल के अनुसार, क्योंकि यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों हो रहे हैं इक्वल। इसी चीज़ को यदि हम देखें थोड़ा सा डायग्राम में, तो हम कह सकते हैं जहाँ डिमांड सप्लाई कर्व इंटरेक्ट करते, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केट में जहाँ डिमांड और सप्लाई के कर्व का इंटरेक्शन होता है वो ही प्राइस प्रीवेल करते हैं। क्योंकि यदि इस डायग्राम को हम थोड़ा सा बड़ा कर देखें, ध्यान से देखना इसे, इस डायग्राम को थोड़ा स्टडी करते हैं। ये डायग्राम फिगर नंबर 6 नजर आ रही है, इस पर गौर करो। यदि मार्केट में प्राइस है 1 रुपया, तो ऐसे केस में 1 रुपये पे जो सप्लाई है वो है कम, और 1 रुपये पे जो डिमांड है वो है ज़्यादा। तो ऐसे केस में जहां डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम हुई तो प्राइस को बढ़ना ही पड़ेगा। और यदि हम ज़्यादा ऊपर जाएं, जैसे 4 रुपये पे चले गए, तो 4 रुपये पे जाके हमने देखा कि 4 रुपये पे सप्लाई तो ज़्यादा है पर डिमांड है कम, और यदि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है तो प्राइस को घटना ही पड़ेगा। तो मार्केट में केवल उसी पॉइंट पर बिक्री हो पाएगी जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई कर्व का हो रहा है इंटरेक्शन। तो इसीलिए यदि बात आती है कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होते हैं डिमांड सप्लाई कर्व के इंटरेक्शन से। अब ये बात समझने के बाद कि भाई डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस कैसे होता है मार्केट में, और वो होता है डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन से, हम एक दूसरे टॉपिक पे जंप करते हैं सीधे। इसमें रीडिंग मत करना चैप्टर में, कुछ नहीं, कुछ भी, बस जो बता रहा हूँ वो याद रखना, सफिशिएंट है। तो अब दूसरी बात याद रखनी है, और वो है चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। जब हम चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि पहले इक्विलिब्रियम था और फिर अचानक से या तो डिमांड या तो सप्लाई में फर्क आ गया। तो सपोज हम एक टेबल बनाते हैं, मैं यहां पे एक टेबल जैसे ड्रॉ कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर लेना। तो एक कॉलम तो बनाया डिमांड का, एक कॉलम बनाया सप्लाई का, और एक कॉलम बनाया प्राइस का। ऐसे कॉलम बनाए, ओके। ठीक है, इस तरह से कॉलम बनाने हैं, एक डिमांड का, एक सप्लाई का, एक प्राइस का। यहां पर डिमांड में हम लिखते हैं कि यदि डिमांड थी कांस्टेंट और अचानक से सप्लाई हो गई गुड्स की इंक्रीज, डिमांड तो थी कांस्टेंट, अचानक से सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो बताओ प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा मार्केट में। तो प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ गई, इसका मतलब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, और जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो प्राइस घटते हैं। दूसरा सवाल, यदि डिमांड तो कांस्टेंट है, जितनी थी उतनी ही है अभी भी, पर अचानक से जो मार्केट है उसमें गुड्स की सप्लाई डिक्रीज हो गई, डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि नेट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो गई थी। ठीक इसी प्रकार से इसका रिवर्स भी हो सकता है। यदि मार्केट में सप्लाई तो कांस्टेंट है, जितनी थी अब भी उतनी ही है, पर डिमांड अचानक से डिक्रीज हो गई, सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड डिक्रीज, तो प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे कि इसमें प्राइस हो जाएंगे डिक्रीज, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है।
इसका रिवर्स, यदि सप्लाई तो कांस्टेंट है, जितनी थी पहले भी उतनी ही अब भी है, पर अचानक से डिमांड इंक्रीज हो जाए, तो ऐसे केस में प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? सर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि कैसे चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को इफेक्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया। इसी के फर्दरेंस में अभी हमें लेकिन एक और चीज़ सीखनी है, और वो है प्राइस क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। अभी तो हमने केवल प्राइस का इम्पैक्ट समझा, हमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों का इम्पैक्ट समझना होगा, लेकिन उसे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में।